दोस्तों ये आपका VBA सेमेस्टर 1 सेक 1 का फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट 3 वीडियो होने वाला है। महासंग्राम का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने देख लिया है और पार्ट 3 यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। पार्ट 3 में कौन कौन से क्वेश्चन उसको आप लोग देख लीजिए। और अगर आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिए हैं, देख लिए, तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वो वीडियो। ठीक है, आपको समझ में आया फिर नहीं आया या फिर कुछ और सुधार करने का जरूरत है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगर नए हैं चैनल पर तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। जो भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 क्या है, तो अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे मेजर पेपर वाले स्टूडेंट को यही आपको पढ़ना है, सेक पेपर है फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो किसी भी दोस्त को आप लोग शेयर कर सकते हैं, चाहे उनका मेजर पेपर कुछ भी हो, तो सभी में क्या है तो उसको शेयर करना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 4 क्वेश्चन को पार्ट 2 में देख लिए थे और पार्ट 3 में हम लोग 5वां से शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे वो है स्प्रेडशीट में वर्कबुक के साथ कार्य करना, उसमें डेटा प्रविष्टि मतलब डेटा एंट्री, ठीक है, संपादन संशोधन प्रारूपण को समझाइए कि स्प्रेडशीट में वर्कबुक के साथ कैसे काम किया जाता है। इसको समझाने के लिए कहा जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर हम लोग महासंग्राम वीडियो का पार्ट 3 को देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी में इस तरह से इसको पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन वर्किंग विथ अ वर्कबुक इन अ स्प्रेडशीट, डाटा एंट्री, एडिटिंग, मॉडिफिकेशन एंड फॉर्मेटिंग। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस महासंग्राम वीडियो में वो है आपका कि ईमेल क्या है, ईमेल खाता खोलने या फिर सेट करने की प्रक्रिया को समझाइए। ईमेल क्या होता है, ईमेल खाता खोलने के लिए क्या किया जाता है या फिर उसको सेट करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होता है, उसके बारे में बताना है। व्हाट इज ईमेल, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग सेटिंग अप एन ईमेल अकाउंट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है। 7वां क्वेश्चन आपका है कि डेटा मापन क्या है, बीट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट तथा टेराबाइट की परिभाषा देते हुए उनके आपसी संबंधों को स्पष्ट कीजिए। अंग्रेजी में इसको इसी तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डाटा मेजरमेंट, व्हाट इज डाटा मेजरमेंट, डिफाइन बीट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट एंड एक्सप्लेन देयर क्या है तो इंटर रिलेशनशिप, उसके जो बीच अंतर संबंध क्या है उसके बारे में आपको बताना। और आखिरी जो क्वेश्चन इस महासंग्राम वीडियो में हम लोग देखने वाले वो है फाइलों और फोल्डरों के प्रबंधन पर संक्षिप्त नोट लिखें। फाइलों और फोल्डरों का प्रबंधन पर एक संक्षिप्त नोट लिखने कहा जा रहा है कि क्यों हम लोग फाइलों और फोल्डरों को प्रबंधन करते हैं, उसका मैनेजमेंट हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो ऐसे 4 क्वेश्चन इस महासंग्राम वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। जो आपका महासंग्राम वीडियो का पार्ट 2 था उसमें हम लोग 4 क्वेश्चन को देख लिए थे, यहाँ पर हम लोग 4 क्वेश्चन को और देखेंगे। ये आपका महासंग्राम वीडियो का पार्ट 2 होने वाला। शुरू करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन से कि स्प्रेडशीट में वर्कबुक के साथ कार्य करना, डेटा प्रविष्टि, संपादन, संशोधन, प्रारूपण को समझाइए। चैनल पर दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जितना हो सके इसको शेयर भी करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सिंगल सिंगल करके वीडियो हम देखें तो सिंगल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग पार्ट 3 के महासंग्राम वीडियो को। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BA सेंटर में। यहाँ पर हम लोग सेक का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, सेक पेपर का, कि स्प्रेडशीट में वर्कबुक के साथ कार्य करना समझाइए। जो स्प्रेडशीट है उसमें वर्कबुक के साथ किस तरह से काम किया जाता है उसको समझाना। उसमें डेटा एंट्री, जो आपका डेटा प्रविष्टि है, जो संपादन मतलब एडिटिंग है, जो संशोधन, जो प्रारूपण है, उस चीज़ को समझाइए। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि स्प्रेडशीट क्या होता है। हम पहले भी आपको डिटेल में इस क्वेश्चन का आंसर करा चुके, स्प्रेड क्या होता है, जो स्प्रेडशीट है वो क्या होता है। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर होता है MS एक्सेल, उसमें स्प्रेडशीट बनाया जाता है। मतलब उसमें क्या है तो जब काम करते हैं उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। ये जो जाल होता है, यहाँ पर जो रो है, जो रो है, ये जो कॉलम, इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, स्प्रेडशीट। और जब इसमें बहुत सारा स्प्रेडशीट रहता है, मतलब बहुत सारे क्या है जो रो और कॉलम रहेगा, उसको बोलते हैं वर्कबुक, जहाँ पर काम किया जाता है, जहाँ पर क्या है तो काम किया जाता है। मतलब ये जो वर्कबुक होता है वो स्प्रेडशीट का एक कॉपी के जैसा होता है। ठीक है, जैसे हमारे कॉपी में बहुत सारे पेज होते हैं, उसी तरह से जो वर्कबुक होता है स्प्रेडशीट का, उसमें बहुत सारे क्या है तो वर्कशीट होते हैं। ठीक है, तो वर्कबुक में किस तरह से काम किया जाता है, उसमें कैसे डेटा एंट्री किया जाता है, उसमें कैसे संपादन किया जाता है, कैसे संशोधन किया जाता है, कैसे प्रारूपण किया जाता है, उसके बारे में समझाना है। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो को आप लोग अंत तक देखें ताकि इस चीज को आप समझ सके कि स्प्रेडशीट में वर्कबुक के साथ कैसे काम किया जाता है। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, एक छोटा सा काम आपको करना है, वीडियो को शेयर करना है। कहा जा रहा है कि आज के डिजिटल युग में कंप्यूटर का उपयोग केवल टाइपिंग या इंटरनेट चलाने तक सीमित नहीं है। आज के टाइम में जो डिजिटल युग चल रहा है, इसके टाइम में कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ इंटरनेट चलाने के लिए फिर टाइपिंग करने के लिए नहीं है, बल्कि डेटा प्रबंधन और गणना के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। डेटा प्रबंधन के लिए, ठीक है, मतलब जो डेटा मैनेजमेंट है उसके लिए, गणना के लिए व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्कूल, कॉलेज, बैंक, कार्यालय और व्यापारिक संस्थानों में बड़ी मात्रा में जानकारी को व्यवस्थित रखने के लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है।
किसका उपयोग किया जाता है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का, क्योंकि इसमें एक ही पेज में बहुत सारी चीज़ों को लिखा जा सकता है। जो एक ग्रिड होता है, जो स्प्रेडशीट होता है, उसमें बहुत सारे नाम लिखे जा सकते हैं, बहुत सारे उसके बारे में लिखा जाता है, उस पर हिसाब किताब उसमें किया जा सकता है। एमएस एक्सेल एक महत्वपूर्ण स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से डेटा को सुरक्षित रखना, उसमें बदलाव करना, गणना करना और उसे सुंदर रूप देना आसान हो गया है। ये जो एमएस एक्सेल है, इसी में स्प्रेडशीट को बनाया जाता है। ठीक है, ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है और स्प्रेडशीट का जो काम होता है वो इसी के अंदर होता है। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि एक सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से डेटा को सुरक्षित रखना, उसमें बदलाव करना, गणना करना और उसे सुंदर रूप देना आसान हो गया है। एक्सेल में कार्य करने के लिए वर्कबुक का उपयोग किया जाता है। उसमें क्या है? तो एक्सेल में काम करने के लिए तो वर्कबुक का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब पूरे कॉपी का। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी चीज में काम कर रहे हैं, तो इस पूरे फाइल में बहुत सारी चीजों को हमने लिख रखा है, तो ये जो पूरा फाइल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका वर्कबुक कहलाएगा। ठीक है, जिसमें डेटा प्रविष्टि, संपादन, संशोधन और प्रारूपण जैसे कार्य किए जाते हैं। ये जो पूरा वर्कबुक है, इसमें डेटा प्रविष्टि मतलब डेटा एंट्री का, संपादन का, संशोधन का, प्रारूपण का काम किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि जो स्प्रेडशीट है उसमें वर्कबुक क्या है, स्प्रेडशीट में वर्कबुक क्या है। ठीक है, कहा जा रहा है कि वर्कबुक एक्सेल की मुख्य फाइल होती है। वर्कबुक क्या होता है? तो एक्सेल का एक मुख्य फाइल होता है जिसमें पूरा कार्य सुरक्षित रहता है। इसमें आज तक जो भी आपने लिखा है, जो भी काम लोगों के द्वारा किया गया है, जैसे मान लीजिए 5 लोग आपके अंडर काम करते हैं, तो उन लोगों ने जो भी काम किया वो सुरक्षित वहां पर रहता है, उसको बोलते हैं वर्कबुक। ठीक है, एक वर्कबुक में कई वर्कशीट होती हैं और प्रत्येक वर्कशीट में अलग अलग प्रकार का डेटा रखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए वर्कबुक कैसा होता है? तो एक कॉपी की तरह होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो हमारा एक्सेल है वो हमारा बैग हो गया और उसमें बहुत सारे ऐसे कॉपियां होती है, उसमें से मान लीजिए एक जो वर्कबुक है वो हमारा एक कॉपी हो गया। और आपको पता है कि कॉपी में बहुत सारे पेज होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा वर्कबुक है वो कॉपी हो गया और वो जो पेज है वो आपका हो गया वर्कशीट। ठीक है, तो हर एक पेज में अलग अलग चीजें लिखी रहती है, अलग अलग बात लिखा हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं वर्कशीट। आसान भाषा में अगर समझना चाहे तो समझ सकते हैं सरल शब्द में कि एक्सेल की पूरी फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। जो एक्सेल का पूरा फाइल है उसको कहा जाता है, मतलब जो पूरा कॉपी उसको कहा जाता है वर्कबुक। जैसे एक कॉपी में कई पेज होते हैं, वैसे ही एक वर्कबुक में कई सारे वर्कशीट होती हैं जिसके बारे में अलग अलग चीजें लिखी रहती है। ठीक है, अलग अलग लोगों के बारे में उसमें लिखा हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं वर्कशीट। अब हम लोग देखते हैं कि वर्कबुक के साथ कार्य करना। वर्कबुक के साथ कैसे कार्य किया जाता है? कहा जा रहा है कि वर्कबुक में मुख्य रूप से डेटा प्रविष्टि मतलब डेटा एंट्री, संपादन, संशोधन और प्रारूपण जैसे कार्य किए जाते हैं। ठीक है, इन कार्यों की सहायता से डेटा को व्यवस्थित और उपयोगी बनाया जाता है। कहा जा रहा है कि जो वर्कबुक है उसमें मुख्य रूप से डेटा एंट्री होता है, संपादन, संशोधन और प्रारूपण जैसे कार्य किए जाते हैं। जो आपका वर्कबुक होता है, इन कार्यों की सहायता से डेटा को व्यवस्थित रखा जा सकता है और उपयोगी बनाया जाता है। हम लोग समझते हैं दोस्तों पहले डेटा प्रविष्टि को, डेटा एंट्री को। कहा जा रहा है कि डेटा प्रविष्टि का अर्थ वर्कशीट में जानकारी दर्ज करना होता है। क्या होता है? वर्कशीट में जानकारी को दर्ज करना, इसको बोलते हैं डेटा एंट्री। मतलब आज जितने लोगों ने काम किया, कितना हाजिरी बना, कितना पैसा सबको दिए हैं, कितना बाकी रह गया, ये सारे डेटा एंट्री क्या है? तो डेटा को एंट्री करना ही वर्क डेटा प्रविष्टि कहलाता है। एक्सेल में डेटा हमेशा सेल के अंदर लिखा जाता है। कहाँ पर लिखा जाता है? सेल के अंदर। सेल क्या होता है? ये होता है आपका सेल। ठीक है, ये होता है आपका सेल, इसको बोलते हैं सेल। तो ये बात कहा जा रहा है कि एक्सेल में डेटा हमेशा सेल के अंदर लिखा जाता है। उपयोगकर्ता कीबोर्ड की सहायता से नाम, संख्या, तारीख और अन्य जानकारी दर्ज कर सकता है। जो यहाँ पर आपके रो और कॉलम बने हुए रहते हैं, इसमें क्या है? तो लोगों के नाम, संख्या, तारीख, अन्य जानकारी सब क्या तो दर्ज कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी विद्यालय के छात्रों का नाम, रोल नंबर और अंक लिखने हो तो यह कार्य डेटा प्रविष्टि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डाटा एंट्री कहलाएगा, मतलब डेटा प्रविष्टि कहलाएगा। डेटा प्रविष्टि करते समय जानकारी को सही रो और कॉलम में लिखना आवश्यक होता है ताकि बाद में उसे समझने और खोजने में आसानी हो सके। एक्सेल में डेटा प्रविष्टि बहुत तेज और व्यवस्थित तरीके से की जा सकती है जिससे समय की बचत होती है। तो यह होता है आपका डेटा एंट्री। इस तरह से काम होता है जो आपका वर्कबुक है। स्प्रेडशीट में जो आपका वर्कबुक है इस तरह से काम होता है। दूसरा आपका डेटा संपादन मतलब एडिटिंग। उसमें एडिटिंग किया जा सकता है। डेटा संपादन का अर्थ पहले लिखी गई जानकारी में सुधार करना होता है, मतलब उसमें एडिट करना होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डेटा संपादन। यदि किसी सेल में गलत जानकारी लिख दी जाए तो उसे हटाकर या फिर बदलकर सही किया जा सकता है, इसको बोलते हैं डेटा संपादन। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि किसी छात्र का अंक गलत दर्ज हो गया है तो उसे आसानी से बदला जा सकता है। एक्सेल में संपादन करने के लिए उपयोगकर्ता सेल पर क्लिक करके नया डेटा लिख सकता है। तो इस तरह से क्या है, तो जो स्प्रेडशीट है उसमें वर्कबुक में काम किया जाता है, डेटा संपादन किया जाता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि कॉपी, कट, पेस्ट और अंडू जैसे सुविधाएं संपादन कार्य को आसान बनाती हैं। कॉपी मतलब किसी चीज को यहाँ से वहां पहुंचाना, कट मतलब यहाँ से हटा करके वहां पहुंचाना, पेस्ट मतलब हटा के वहां रखना। ठीक है, अंडू मतलब जो पहले था उसी तरह से फिर से कर देना। डेटा संपादन की सहायता से गलतियों को तुरंत सुधारा जा सकता है। ये जो डेटा संपादन मतलब जो एडिटिंग की सहायता से जो भी गलती आपने किया उसको सुधारा जा सकता है, जिससे डेटा अधिक सटीक और विश्वसनीय बनता है। ठीक है,
तो ये इस तरह से काम किया जाता है वर्कबुक में। जो आपका स्प्रेडशीट है उसमें वर्कबुक में इस तरह से काम किया जाता है। तीसरा जो आपका पॉइंट है वो है डेटा संशोधन, मॉडिफिकेशन। ठीक है, डेटा संशोधन का अर्थ डेटा में आवश्यक परिवर्तन या फिर सुधार करना होता है। डेटा संशोधन क्या होता है? डेटा में आवश्यक परिवर्तन या फिर सुधार करना, इसको बोलते हैं डेटा संशोधन, मॉडिफिकेशन। कुछ चीजों को बदल देना। जैसे हम लोग गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें साइलेंसर दूसरा लगा रहता है, हम लोग कुछ और लगा लेते हैं, आईना कुछ और लगा लेते हैं, कवर लगा लेते हैं, उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो उसी तरह से आपने कुछ लिख रखा, उसमें कुछ आवश्यक चीजों को परिवर्तन कर देना, सुधार कर देना, उसको बोलते हैं डेटा मॉडिफिकेशन। इसमें केवल गलतियां सुधारना ही नहीं बल्कि नई जानकारी जोड़ना, पुरानी जानकारी हटाना और डेटा को अपडेट करना भी शामिल होता है। जैसे आपने 400 लोग काम आपके अंदर काम कर रहे थे, अब 200 लोग काम करने नहीं आ रहे तो उसको काटना, अब नए 200 लोग आने लगे तो उसका नाम एंट्री करना, इसको बोलते हैं डेटा मॉडिफिकेशन या फिर डेटा संशोधन। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि किसी कंपनी के कर्मचारियों की नई सूची तैयार करनी हो या फिर पुराने रिकॉर्ड में बदलाव करना हो तो यह डेटा संशोधन कहलाता है। इस तरह से स्प्रेडशीट में जो आपका वर्कबुक है काम होता है। एक्सेल में रो और कॉलम जोड़ना, हटाना तथा डेटा का एक साथ दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत आसान होता है। इससे उपयोगकर्ता आवश्यकता के अनुसार डेटा को बदल और व्यवस्थित कर सकता है। कहा जा रहा है कि इससे क्या है, तो जो उपयोग करता है, जो एक्सेल का उपयोग कर रहा है, जो आपका स्प्रेडशीट का उपयोग कर रहा है, वर्कबुक का इस्तेमाल कर रहा है, वो आवश्यकता के अनुसार डेटा को बदल सकता है और व्यवस्थित कर सकता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि डेटा संशोधन की सुविधा बड़ी मात्रा में जानकारी को अद्यतन रखने में सहायता करती है। अपडेट रखने में क्या करता है, तो मदद करता है, सहायता कर सकता है। स्प्रेडशीट में जो अगला वर्कबुक है उसका जो काम करने का तरीका वो है प्रारूपण। ठीक है, प्रारूपण। प्रारूपण का अर्थ डेटा को सुंदर, स्पष्ट और व्यवस्थित बनाना होता है। फॉर्मेटिंग की सहायता से टेक्स्ट का आकार, रंग, डिजाइन और शैली बदली जा सकती है। उदाहरण के लिए महत्वपूर्ण शीर्षकों को बोल्ड करना, रंग बदलना या फिर बड़े अक्षरों में लिखना प्रारूपण कहलाता है। इसमें क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग, मतलब अक्षरों को बदलना, ये फॉर्मेटिंग कहलाता है। एक्सेल में फॉर्मेटिंग के माध्यम से सेल का रंग बदला जा सकता है, जो आपका सेल है उसका रंग बदला जा सकता है। ठीक है, टेक्स्ट का आकार बढ़ाया जा सकता है, जो आपने लिखा उसका आकार बढ़ाया घटाया जा सकता है। बॉर्डर लगाए जा सकते हैं, आपने क्या क्या बॉर्डर लगाया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए किसी चीज के बारे में आप जान रहे हैं तो उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तालिका को आकर्षक बनाया जा सकता है। फॉर्मेटिंग का मुख्य उद्देश्य डेटा को पढ़ने और समझने में आसान बनाता है। यदि डेटा साफ और व्यवस्थित दिखाई देगा तो उपयोगकर्ता उसे जल्दी समझ पाएगा। तो इस तरह से क्या है, स्प्रेडशीट में वर्कबुक के द्वारा काम किया जाता है। ठीक है, सारे काम किए जाते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि वर्कबुक में कार्य करने का महत्व। वर्कबुक में कार्य करने का महत्व क्या होता है? वर्कबुक में कार्य करने से बड़ी मात्रा में डेटा को व्यवस्थित रखना आसान हो जाता है। इसकी सहायता से गणना तेज होती है, गलतियां कम होती है और समय की बचत भी होती है। तो वर्कबुक में काम करने का ऐसा महत्व है, फायदा है। विद्यालयों में छात्रों के अंक तैयार करने, बैंकों में हिसाब किताब रखने तथा व्यापार में लाभ और हानि का रिकॉर्ड बनाने के लिए वर्कबुक बहुत उपयोगी होता है। जो वर्कबुक है, जहाँ पर जो स्प्रेडशीट है जहाँ पर काम किया तो उसको बोलते हैं वर्कबुक। तो वर्कबुक का बहुत ज़्यादा मदद रहता है। स्प्रेडशीट के उपयोग को हम लोग देखते हैं। स्प्रेडशीट का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि विद्यालयों में परिणाम तैयार करने के लिए किया जाता है, बैंकिंग में खातों का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है, व्यापार में बिक्री और लाभ का हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता है, कार्यालयों में रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है, या फिर शोध कार्यों में डेटा विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्प्रेडशीट का उपयोग। और स्प्रेडशीट क्या होता है, तो वो जाल होता है। इस तरह से हम लोग इसके उपयोग को देख लिए। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि स्प्रेडशीट में वर्कबुक के साथ कार्य करना डेटा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण भाग है। स्प्रेडशीट में वर्कबुक के साथ काम करना क्या है, तो डेटा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण भाग है। डेटा प्रविष्टि, संपादन, संशोधन और प्रारूपण की सहायता से जानकारी को व्यवस्थित, सुंदर और उपयोगी बनाया जा सकता है। तो ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो स्प्रेडशीट है उसमें वर्कबुक के साथ कार्य करना समझाइए। वर्कबुक में किस तरह से कार्य किया जाता है। डेटा शीट, जो आपका डेटा शीट है, स्प्रेडशीट जो है उसमें वर्कबुक के साथ कैसे काम किया जाता है। एमएस एक्सेल ने गणना और रिकॉर्ड प्रबंधन के कार्य को सरल, तेज और अधिक सटीक बना दिया है। वर्तमान समय में शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग और कार्यालयों में इसका महत्व अत्यधिक बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हम बार बार आपको बोलते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को इससे सपोर्ट मिलता है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है, क्योंकि टाइम नहीं है। ये आपका सेक पेपर और सारे मेजर पेपर वाले स्टूडेंट को एक ही चीज पढ़ना है। सेक पेपर है फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अपने दोस्तों में सभी को इसको शेयर कर दीजिए। जितने आपके ग्रुप हैं, जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, चाहे उनका मेजर पेपर कुछ भी, सभी तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट का लिंक जो है अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। यहाँ पर हम लोग सेक फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे
कि ईमेल क्या है, ईमेल खाता खोलने सेट करने की प्रक्रिया को समझाइए। ईमेल क्या होता है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 15 नंबर में कई बार पूछा जा चुका है और 5 नंबर में, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिए, वीडियो को आप लोग पूरा देखिए ताकि क्वेश्चन किसी भी तरह से दे तो आप आंसर को लिख सकें। समझते हैं हम लोग कि ईमेल क्या होता है और ईमेल के जो खाता होता है, जो ईमेल अकाउंट होता है, उसको बनाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को दबाइए, उसको ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और सारे सेमेस्टर में आप अच्छे से तैयारी कर सकें। प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बना दें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जाकर चेक कर लीजिए और प्लेलिस्ट का लिंक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में इंटरनेट और डिजिटल संचार का युग है। आज क्या है, तो इंटरनेट और डिजिटल संचार का युग है। आज लोग घर बैठे कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। पहले संदेश भेजने के लिए डाक सेवा का उपयोग किया जाता था, जिसमें बहुत समय लगता था, लेकिन अब ईमेल ने संचार की प्रक्रिया को तेज और सरल बना दिया है। कहा जा रहा है कि आज का जो समय है वो इंटरनेट और डिजिटल संचार का युग है। ठीक है, आज के टाइम में घर बैठे ही लोग कुछ सेकंड में दुनिया से किसी भी व्यक्ति से क्या तो संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले संदेश भेजने के लिए सिर्फ डाक का जो डाक सेवा उसका उपयोग करते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लिखने में टाइम लगता था, डाक टिकट लेना था, फिर डाक के जरिए पोस्ट होता था। ठीक है, तो वहाँ पर जाता था खत, फिर उसको पढ़ते थे लोग, फिर उस दस्तावेज को पढ़ते थे। लेकिन आज क्या है, आज क्या है, तो ईमेल के जरिए लोग क्या करते हैं, संचार जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आसान हो चुका है, बहुत ही तेज हो चुका है। कहा जा रहा है कि ईमेल का उपयोग विद्यालयों, कॉलेजों, कार्यालयों, बैंकों और व्यापारिक संस्थानों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसकी सहायता से संदेश, दस्तावेज, फोटो और अन्य फाइलें आसानी से भेजी जा सकती हैं। आज के टाइम में क्या है, तो ये जो ईमेल है इसका उपयोग विद्यालयों में किया जाता है, कॉलेजों में, ठीक है, कार्यालय में, बैंक में, व्यापारिक संस्थानों में बड़े बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सहायता से संदेश भेजा जा सकता है, दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स, फोटो, फाइलें, वीडियो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को भेजा जा सकता है। इसलिए आधुनिक जीवन में ईमेल का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कहा जा रहा है कि आज के ज़माने में क्या है, तो ईमेल का ज्ञान होना जरूरी है। हम लोग समझते हैं कि ईमेल होता क्या है। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट मेरा 15 नंबर वाला क्वेश्चन करके जाते हैं, उनको 1 नंबर वाला क्वेश्चन अलग से करने का जरूरत नहीं पड़ता। जो एमसीक्यूज क्वेश्चन होता है उसको पढ़ने का जरूरत आपको नहीं पड़ता है, क्योंकि हम सब कुछ डिटेल में बताते हैं। और अगर आप मेरा सारा वीडियो को पूरा फुल देख करके जाते हैं तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन आपको पता होगा, 1 नंबर वाला क्वेश्चन आप खुद से भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ईमेल क्या है, तो ईमेल को हम लोग समझते हैं। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। अगर पूछा जाता है 1 नंबर में कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर ईमेल का पूरा नाम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूरा नाम है। यह इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने और प्राप्त करने की एक डिजिटल प्रणाली। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन ये देगा कि ईमेल का क्या काम है, तो आप आराम से लिख सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने और प्राप्त करने की एक डिजिटल प्रणाली। ईमेल क्या है, तो इंटरनेट के माध्यम से संदेश को भेजने और प्राप्त करने का डिजिटल प्रणाली है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग 1 नंबर में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे दोस्तों आसान भाषा में इसको लिखा जा रहा है कि इंटरनेट की सहायता से किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संदेश भेजने की प्रक्रिया को ईमेल कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संदेश भेजा जाता है तो उस प्रक्रिया को ईमेल कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। ईमेल की सहायता से टेक्स्ट संदेश, फोटो, वीडियो, दस्तावेज और अन्य प्रकार की फाइलें भेजी जा सकती हैं। यह पारंपरिक डाक सेवा की तुलना में बहुत तेज, सस्ता और सुविधाजनक माध्यम है। पहले के ज़माने में जो डाक सेवा होता था उसकी तुलना में ये जो ईमेल वाला सिस्टम है वो बहुत ही तेज है, बहुत ही क्या है, तो सस्ता और सुविधाजनक माना जाता है। आज के समय में लगभग प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना ईमेल खाता होता है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई, नौकरी आवेदन, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। सभी के पास क्या तो आपका ईमेल अकाउंट है। आप लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी का क्या तो अपना ईमेल अकाउंट होगा ही, जिसके माध्यम से आप अपना यूट्यूब चलाएं, क्योंकि बिना ईमेल का आपका कोई भी ऐप जो है, एप्लीकेशन आपका फोन का नहीं चलेगा। आपका मोबाइल जो सिर्फ गेम खेलने के काम आएगा बिना ईमेल अकाउंट के। ठीक है, और चाहे आप ईमेल अकाउंट किसी भी जीमेल ऐप से बनाइए, किसी भी ऐप से बनाइए, किसी भी प्ले स्टोर से बनाइए, आपके पास जितना भी आपके फ़ोन में डाटा है, आप कहाँ पर जाते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किसको कॉल करते हैं, किसको मैसेज करते हैं, आप कहाँ गए थे, 5 साल पहले कहाँ गए थे, 10 साल पहले गए थे। अगर आपका ईमेल आईडी 10 साल पुराना है तो 10 साल से आप उस ईमेल आईडी के साथ कहाँ कहाँ गए हैं, सब कुछ डाटा जो आपका वहाँ पर स्टोर रहता है। वो जब भी चाहेगा उसको निकाल सकता है। ठीक है, आप लोग सोचते हैं कि हम कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सुनते हैं, किसी से बात करते हैं, कोई फोटो लेते हैं और इसको डिलीट कर देते तो डिलीट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो भी ईमेल आईडी से आज तक जो भी काम किया होगा वो सारा डाटा उस वहाँ पर सेव है। ठीक है, हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ईमेल की मुख्य विशेषताएं क्या है। ये सब कुछ हम आपको बस जानकारी के लिए बताएं, इसको लिखना नहीं है, बस जानकारी के लिए आपको बता दें। हम लोग देखते हैं कि ईमेल की मुख्य विशेषताएं क्या है। पहला जो विशेषता है ईमेल का वो है तेज संचार की सुविधा। इससे हमें तेज संचार की सुविधा मिलती है। ठीक है, मतलब बहुत ही जल्दी चीज़ों को क्या है, तो जो सूचना है, जो फाइल है या फिर कोई भी जो अन्य चीज़ें वो आदान प्रदान बहुत जल्द हो जाता है, तो तेज संचार की हमें सुविधा मिलती है। ईमेल की सबसे बड़ी विशेषता
इसकी गति है। इसके माध्यम से कुछ ही सेकंड में संदेश दुनिया के किसी भी भाग में भेजा जा सकता है, बस कुछ ही सेकंड में। ईमेल करके क्या है, तो किसी भी दूसरे व्यक्ति के पास किसी भी देश में या फिर विदेश में कहीं पर भी क्या है, तो ईमेल के माध्यम से आप संदेश को भेज सकते हैं, फाइलों को भेज सकते हैं, पीडीएफ भेज सकते हैं, ठीक है, किसी भी सूचना को भेज सकते हैं। जहाँ पहले डाक द्वारा पत्र पहुंचने में कई दिन लगते थे, वहीं ईमेल तुरंत पहुंच जाता है। इससे समय की बचत होती है और कार्य तेजी से पूरे होते हैं। तो इससे क्या होता है, समय बचता है और कार्य जल्दी पूरा हो जाता है। तो तेज संचार की सुविधा हमें देता है, ये ईमेल का एक विशेषता है। दूसरा जो विशेषता है ईमेल का वो है कम खर्च में सुविधा हो जाता है, ठीक है। कम खर्च में क्या, तो सुविधा आपको प्रदान हो जाता है। डाक में पहले क्या, डाक टिकट लो, पत्रों को लिखो, फिर पहुंचाने के लिए पैसा। तो यहाँ पर कम खर्च में क्या, तो आपको सुविधा मिल जाता है सूचनाओं को पहुंचाने का। ईमेल भेजने के लिए कागज, लिफाफा या फिर डाक टिकट की आवश्यकता नहीं होती। केवल इंटरनेट की सहायता से संदेश भेजा जा सकता है। जो इंटरनेट का आप रिचार्ज करवाते हैं, जो अपना नंबर रिचार्ज करते हैं, उसी रिचार्ज से क्या है, तो आपका ईमेल भी चला जाता है। इसी कारण यह संचार का सस्ता और सुविधाजनक माध्यम माना जाता है। दूसरा ये इसका विशेषता है ईमेल का, कम खर्च में सुविधा आपको मिल जाता है। दूसरा जहाँ पर हम लोग विशेषता देखते हैं ईमेल आईडी का, ईमेल का, वो है फाइल भेजने की सुविधा। यहाँ पर फाइल को अटैच करने का भी सुविधा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट भेज सकते हैं, सिर्फ मैसेज भेज सकते हैं। यहाँ पर क्या, तो डॉक्यूमेंट्स, फाइल, फोटो, वीडियो, लिंक सब कुछ भेज सकते हैं, ठीक है। ईमेल के साथ विभिन्न प्रकार की फाइलें भी भेजी जा सकती हैं, जैसे कि फोटो, वीडियो, पीडीएफ, दस्तावेज। इस सुविधा को अटैचमेंट कहा जाता है। इससे महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से साझा की जा सकती है। ये जो आप ईमेल के साथ पीडीएफ भेजते हैं, दस्तावेज भेजते हैं, फोटो, वीडियो भेजते हैं, इसको बोलते हैं अटैचमेंट। इसको क्या, तो जो आपका ईमेल होता है उसके साथ अटैच करके भेज दिया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या, महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से साझा की जा सकती है। जैसे आपको कहीं पे मान लीजिए प्रेजेंटेशन बनाना है, अगर आप नहीं बना पा रहे तो किसी को आप ईमेल कर दीजिए उस चीज़ के बारे में, वो आपको प्रेजेंटेशन बना कर पीडीएफ भेज सकता है, ठीक है, या फिर आपको दस्तावेज, वीडियो, ऑडियो सब कुछ भेज सकता है। चौथा जो इसका विशेषता है ईमेल का वो है सुरक्षित संचार। ये हमें सुरक्षित संचार देता है। ईमेल में पासवर्ड और अन्य सुरक्षा सुविधाएं होती हैं, जिससे उपयोगकर्ता की जानकारी सुरक्षित रहती है। इससे क्या होता है, जो उपयोगकर्ता है, जो ईमेल को भेज रहा है, जो ईमेल को प्रदान कर रहा है, मतलब प्राप्त कर रहा है, उसका जो कह सकते हैं सुरक्षा बना हुआ रहता है, ठीक है। उपयोगकर्ता की जो जानकारी वो सुरक्षित रहती है। यदि मजबूत पासवर्ड का उपयोग किया जाए तो ईमेल खाते को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके लिए क्या है, तो मजबूत पासवर्ड, ठीक है, उसका जरूरत पड़ता है। आगे दोस्तों हम लोग ईमेल पता देख लेते हैं कि ईमेल एड्रेस क्या होता है। अभी तक हमने ईमेल की विशेषताओं को समझ लिया था। अब हम लोग देखते हैं कि ईमेल पता क्या होता है, ईमेल एड्रेस क्या होता है, ठीक है। ईमेल का उपयोग करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का ईमेल क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास ईमेल पता होना आवश्यक है। किसी को चाहेंगे आपकी ईमेल करें तो इसके लिए क्या है, एड्रेस होना जरूरी है। जैसे हम लोग किसी को खत भेजते हैं तो एड्रेस होना जरूरी है। अगर आप यहाँ से भेज रहे हैं तो उसका एड्रेस होना जरूरी है, ताकि तभी तो डाक वहाँ पर लेकर के जाएगा। तो उसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजना चाहते हैं, अगर आप किसी को संदेश भेजना चाहते हैं ईमेल के जरिए, तो उसका ईमेल आईडी आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर आप उसको ईमेल कर सकते हैं, संदेशों को भेज सकते हैं, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ भी भेजना चाहते हैं उसको भेज सकते हैं। तो ईमेल पता होना जरूरी है, ठीक है। इसी बात कहा जा रहा है कि ईमेल का उपयोग करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास ईमेल होना जरूरी है, ठीक है। ईमेल पता होना आवश्यक है। यह इंटरनेट पर उसकी पहचान के रूप में कार्य करता है। जो आपका ईमेल होता है, जो ईमेल एड्रेस होता है, वो इंटरनेट पर उसकी पहचान के रूप में कार्य करता है कि आपका नाम पता क्या है, आप कहाँ पर रहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आपका ईमेल एड्रेस क्या है, तो आपके ईमेल में सीधा वो चला जाएगा। इसी तरह से वो काम करता है, जो आपका नाम पता है, जो एड्रेस है। जैसे हम लोग घर में भेजते हैं खत, तो उसी तरह से जो ईमेल आईडी वो उसके पता होता है, वो उस व्यक्ति का पता होता है। उदाहरण से देख सकते हैं कि student@gmail.com, इसमें स्टूडेंट क्या है, तो उपयोगकर्ता का नाम है। आप चाहे तो जरूरी नहीं कि स्टूडेंट रखें, जो भी आपका नाम है वही रखें, कुछ भी रख सकते हैं आप पहला नाम, ठीक है। पहले जो सेंटेंस वर्ड है आपका वो कुछ भी रख सकते हैं। फिर आपका विशेष चिन्ह आता है @ और फिर gmail.com, ईमेल सेवा प्रदाता। ये जो gmail.com ये क्या है, सेवा प्रदाता है। यही हमारे जो जीमेल है, जो ईमेल है वो बना करके देता है। जैसे हम लोग जीमेल में अपना ईमेल बनाते हैं, तो ये जो जीमेल है इसी के पास हमारा सारा डाटा स्टोर रहता है, ठीक है। जितना भी हम लोग काम करते हैं अपने जीमेल से, वो सारा डाटा इसके पास पहुंच जाता है और ये सब कुछ स्टोर कर लेता है। अब किसी भी कह सकते हैं वेबसाइट का, किसी भी ऐप्स का, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आप उपयोग करके अगर अपना ईमेल बनाते हैं, तो उस एप्लीकेशन के पास आपका सारा डाटा रहेगा, ठीक है। हम लोग किसका यूज करते हैं, तो जीमेल का यूज करते हैं अधिकतर। आगे देख लेते हैं ईमेल खाता खोलने या फिर उसको सेट करने की क्या प्रक्रिया होती है। जब अपना ईमेल अकाउंट बनाते हैं या फिर जो ईमेल सेट करते हैं उसकी क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से उसको बनाया जाता है, ठीक है। ईमेल का उपयोग करने के लिए सबसे पहले ईमेल खाता बनाना आवश्यक होता है। सबसे पहले क्या जरूरी है, तो ईमेल खाता बनाना जरूरी है। यह प्रक्रिया बहुत आसान है, ठीक है। कहा जा रहा है कि ईमेल का उपयोग करने के लिए मान लीजिए आपको किसी को ईमेल भेजना है, पीडीएफ भेजना है ईमेल के जरिए, वीडियो भेजना है, तो आपके लिए क्या जरूरी है, एड्रेस जरूरी है, और एड्रेस क्या आपका ईमेल आईडी है। तो ईमेल खाता बनाना जरूरी है। किसी भी प्रक्रिया कहा जा रहा है कि प्रक्रिया बहुत ही आसान होता है। ये जो ईमेल खाता बनाने का प्रक्रिया वो बहुत ही आसान होता है। क्या प्रक्रिया होता है उसको समझिए।
पहला जो इसमें काम करना है वो है इंटरनेट से जुड़ना। सबसे पहले तो आपको इंटरनेट से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ईमेल क्या है तो इंटरनेट के जरिए बनाया जाता है। सबसे पहले कंप्यूटर या फिर मोबाइल को इंटरनेट से जोड़ा जाता है, क्योंकि ईमेल सेवा इंटरनेट पर आधारित होती है। इंटरनेट के बिना ईमेल का उपयोग संभव नहीं है, तो इंटरनेट से जुड़ना जरूरी है, तभी जाके आप अपना ईमेल खाता, ईमेल एड्रेस बना सकते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि सबसे पहले कंप्यूटर या फिर मोबाइल को इंटरनेट से जोड़ा जाता है, क्योंकि ईमेल जो है, जो सेवा है वो इंटरनेट पर आधारित होता है। इंटरनेट के बिना ईमेल उपयोग संभव नहीं है। दूसरा यहाँ पर तरीका है, जो प्रक्रिया है वो है ईमेल वेबसाइट खोलना। अब ईमेल वेबसाइट आप लोग खोलेंगे, जिस भी ईमेल आप वेबसाइट से चाहे तो बना सकते हैं, जैसे कि आपका याहू हो गया, जीमेल हो गया, या फिर आउटलुक हो गया। इससे आप चाहे तो ईमेल को बना सकते हैं। तो ईमेल वेबसाइट को खोलना पड़ेगा। इसके बाद किसी ईमेल सेवा प्रदाता की वेबसाइट खोली जाती है। जो भी आपको ईमेल बना करके देता है, जो प्रदाता है, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, वो क्या करता है, हमारा जीमेल बनाता है। तो वो वेबसाइट हम लोग खोलेंगे, जैसे कि आप जीमेल खोलते हैं, याहू खोलते हैं, या फिर आउटलुक खोलते हैं। तो कोई भी आप वेबसाइट खोलते हैं, जैसे अधिकतर लोग क्या करते हैं तो जीमेल का यूज करते हैं ईमेल बनाने के लिए, तो हम लोग जीमेल से ईमेल को बनाते हैं। तो इस वेबसाइट को खोलना पड़ेगा। इनमें जीमेल सबसे अधिक लोकप्रिय, सबसे ज्यादा लोग किससे बनाते हैं तो जीमेल से ही अपना ईमेल बनाने का काम करते हैं। अगला जो प्रक्रिया है ईमेल खाता खोलने का, वो है नया खाता बनाने का विकल्प। अब क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। ठीक है, वेबसाइट खोलने के बाद क्रिएट अकाउंट या फिर साइन अप विकल्प पर क्लिक किया जाता है। चाहे तो आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे या फिर साइन अप पर करेंगे। यहीं से नया ईमेल खाता बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। और यहाँ से क्या है तो आपका जो ईमेल खाता है, जो ईमेल अकाउंट है, वो बनाने का प्रक्रिया यहाँ से शुरू होता है। चौथा जिसका प्रक्रिया है वो है व्यक्तिगत जानकारी भरना। आपका जो पर्सनल डिटेल होता है उसको भरना पड़ता है। सब क्या है तो आपका खुलते जाएगा, पेज खुलता जाएगा, और उसमें आपको अपना जानकारी भरते जाना है। अब उपयोगकर्ता को अपनी आवश्यक जानकारी भरनी होती है। जो भी उसका आवश्यक जानकारी, जो भी वो मांग रहा है ईमेल आईडी बनाने के लिए, उन चीज़ों को वहाँ पर भरना होता है, जैसे कि नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, उपयोगकर्ता का नाम, ये सारी चीज़। यह जानकारी खाते की पहचान और सुरक्षा के लिए आवश्यक होती है। इससे क्या होता है तो जो भी आप जैसे आपका नाम आपने भर लिया, तो उससे क्या होता है, ये ईमेल आईडी किसका है वो पता चलता है। ठीक है, खाते की पहचान होती है, सुरक्षा के लिए आवश्यक ये होता है। तो व्यक्तिगत जानकारी भरना पड़ता है, जो पर्सनल डिटेल होता है उसको भरना रहता है। अगला जो प्रक्रिया है खाता खोलने के लिए, ईमेल खाता खोलने के लिए, वो है ईमेल पता चुनना। अब आप अपना ईमेल एड्रेस चुनेंगे कि आप क्या रखना चाहते हैं अपना ईमेल। उपयोगकर्ता अपनी पसंद का ईमेल पता चुनता है। ठीक है, सभी लोग अपना ईमेल बनाते हैं तो अपने पसंद के हिसाब से बनाते हैं। वो लोग अपना नाम लिख लेते हैं, अपना नंबर डाल लेते हैं, फिर जो भी उसका लोकल एरिया होता है उसके बारे में डाल लेते हैं, फिर कुछ भी डाल लेते हैं। ठीक है, यदि वह नाम पहले से उपयोग में हो तो दूसरा नाम चुनना पड़ता है। आपने जो ईमेल आईडी बना रखा है, या फिर आपने जो बनाना चाहा, ठीक है, जो आपने बनाना चाहा, अगर वो पहले से अवेलेबल है, अगर पहले से वो बना हुआ चीज है, तो वो नहीं बनेगा। इसलिए क्या है तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, दूसरा नाम चुनना पड़ेगा। तो ये बात कहा जा रहा है कि यदि नाम पहले से उपयोग में है तो दूसरा नाम चुनना पड़ेगा। उदाहरण में rahul123@gmail.com, ये तो बहुत ही आसान हो गया। इस तरह से जीमेल तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आपको बता रहे कि इस तरह से जीमेल जो है आप खाता बना सकते हैं। यह मेल पता भविष्य में संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ईमेल एड्रेस बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ईमेल एड्रेस बना लेते हैं इस प्रकार का। आगे दोस्तों हम लोग पासवर्ड सेट करना। अगला जो प्रक्रिया है ईमेल खाता खोलने का, वो है पासवर्ड सेट करना। ठीक है, पासवर्ड बनाना। ईमेल खाते की सुरक्षा के लिए पासवर्ड बनाया जाता है। जो आपने ईमेल खाता बनाया, जो ईमेल अकाउंट बनाया, उसकी सुरक्षा के लिए क्या तो पासवर्ड बनाया जाता है। पासवर्ड मजबूत होना चाहिए, ताकि कोई अन्य व्यक्ति खाते का गलत उपयोग ना कर सके। क्योंकि अगर ईमेल का अगर आपका किसी को पता चल गया, तो ईमेल से आपका जो भी अकाउंट है सब कुछ हैक हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ क्या होगा, हैक हो सकता है। और जो भी आपके पास जानकारी है, जो चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, सारा जानकारी क्या चोरी हो जाएगा, और उसका गलत यूज भी किया जा सकता है। ठीक है, उसका मिसयूज भी किया जा सकता है। इसलिए पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। अच्छे पासवर्ड में अक्षर, संख्या और विशेष चिन्हों का उपयोग करना चाहिए। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहते हो तो उसमें एबीसीडी वाला अक्षर भी होना चाहिए, जो विशेष चिन्ह होते हैं वो भी होना चाहिए, जैसे हैशटैग, @ ये सारी चीज। ठीक है, बिंदु, डॉट, स्लैश, ये सारी चीजें। कुछ संख्या भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से उपयोग करना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए। अगला जो अपन लोग प्रक्रिया देखते हैं ईमेल खाता बनाने का, वो है मोबाइल नंबर सत्यापन। अब अपना फोन नंबर वेरिफिकेशन करना पड़ता है। अधिकांश ईमेल सेवाएं सुरक्षा के लिए मोबाइल नंबर सत्यापन कराती हैं। जो अधिकांश ईमेल सेवाएं, जो जैसे कि आपका याहू हो गया, जीमेल हो गया, सब क्या करती है, जो हमें ईमेल प्रदान करती है, वो लोग क्या करते हैं तो अधिकांश ईमेल सेवाएं सुरक्षा के लिए मोबाइल नंबर सत्यापन करते, वेरिफिकेशन करवाती हैं। मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाता है, जिससे दर्ज करने के बाद खाता सत्यापित हो जाता है। आपके फोन नंबर पर ओटीपी आता है, और ये जो ओटीपी जब दर्ज करते तो आपका सत्यापित हो जाता है कि आपका जो नंबर जो है इस ईमेल का है, और इससे क्या होगा, आपका जो खाता है वो पता चलता है कि किसका है, या फिर ये सुरक्षित रहता है। इससे खाते सुरक्षा बढ़ जाती है। इससे क्या है तो खाते की जो सुरक्षा है वो बढ़ जाती है। अब कोई दूसरा व्यक्ति या फिर दूसरा नंबर उस ईमेल को नहीं खोल सकता, क्योंकि आपको पता चल गया कि ओटीपी इस नंबर पे आता है,
और इसी नंबर पर जब तक नहीं जाएगा, ये इस नंबर पर आने वाला ओटीपी जब तक उस पर नहीं भरा जाएगा तब तक क्या होगा, वो खाता नहीं खुलेगा, वो ईमेल आईडी नहीं खुलेगा। आठवां जो यहाँ पर हम लोग प्रक्रिया देखेंगे वो है ईमेल खाता तैयार होना। अब क्या होगा, ईमेल खाता तैयार हो जाएगा, ठीक है। जब आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपका ईमेल खाता तैयार होता है। ये पूरा प्रक्रिया ईमेल खाता खोलने का, सेट करने का, ठीक है। सभी जानकारी सही भरने और सत्यापन पूरा होने के बाद ईमेल खाता बन जाता है। अब उपयोगकर्ता ईमेल भेज और प्राप्त कर सकता है। अब जो उपयोग करता है वो चाहे तो ईमेल भेज सकता है या फिर ईमेल को प्राप्त कर सकता है जब आपका ईमेल एड्रेस बन जाता है तब, ठीक है। तो ये पूरा प्रक्रिया था ईमेल एड्रेस खाता खोलने का, खाता सेट करने का। आगे दोस्तों हम लोग ईमेल भेजने की प्रक्रिया को देखते हैं कि ईमेल किस तरह से भेजा जाता है, ठीक है। तो ईमेल भेजने के लिए उपयोगकर्ता को कंपोज विकल्प पर क्लिक करना होता है। जो कंपोज विकल्प है उस पर क्लिक करना पड़ता है। इसके बाद प्राप्तकर्ता का ईमेल पता लिखा जाता है, क्योंकि आप एड्रेस लिखेंगे तभी तो वहां पर जाएगा। आप कोई भी खत भेजते हैं तो जब तक एड्रेस पता नहीं तब तक वो कहां पर डिलीवर कर देगा। इसी तरह से जिसके पास आप भेजना चाहते हैं उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना जरूरी है। फिर सब्जेक्ट और संदेश टाइप किया जाता है। जो भी आपने लिखा है, जो भी आप संदेश भेजना चाहते हैं, जो भी फाइल डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहते हैं उसको टाइप करना पड़ता है और उसको अटैच करना पड़ता है। यदि आवश्यक हो तो फाइल भी जोड़ी जा सकती है, ठीक है। अंत में सेंड बटन दबाने पर ईमेल भेज दिया जाता है और जब सेंड बटन दबाया जाता है तो ईमेल चला जाता है। इस तरह से ईमेल को भेजा जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं ईमेल के उपयोग की, कहां पर इसका उपयोग किया जाता है, किन किन क्षेत्रों में ईमेल का उपयोग होता है। कहा जा रहा है कि ईमेल का उपयोग शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग और सरकारी कार्यों में किया जाता है। विद्यालयों और कॉलेजों में नोटिस भेजने, नौकरी के आवेदन करने, ऑनलाइन पंजीकरण करने तथा दस्तावेज साझा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इन सब क्षेत्रों में ईमेल का उपयोग होता है, ठीक है। तो हमने ईमेल के बारे में समझ लिया, ईमेल की विशेषताओं को समझ लिया, ईमेल क्या होता है उसके बारे में समझ लिया और ईमेल की विशेषताओं समझ लिया, ठीक है। आगे हमने क्या देखा, ईमेल की प्रक्रिया की, ईमेल को किस तरह से बनाया जाता है, ईमेल में खाता किस तरह से खोला जाता है। एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि ईमेल आधुनिक संचार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है। आज का जो संचार है, ठीक है, जो सूचना का आदान प्रदान है उसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। यह तेज, सस्ता और सुविधाजनक संचार प्रणाली प्रदान करता है। ईमेल खाता बनाना सरल प्रक्रिया है और वर्तमान समय में इसका उपयोग लगभग प्रत्येक क्षेत्र में किया जा रहा है। आज के टाइम में ये जो ईमेल है उसका हर क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए डिजिटल युग में ईमेल का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक हो गया। आज के टाइम में ईमेल भेजने के लिए जानना जरूरी है, ईमेल किस तरह से बनाया जाता है, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। ईमेल के बारे में जो जानकारी है उसको जानना जरूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। आपके लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए सेक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, आप जाकर के देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना आप लोग ना भूलें, ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग सेक पेपर फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे कि डेटा मापन क्या है, बीट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट तथा टेराबाइट की परिभाषा देते हुए उनके आपसी संबंधों को स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि डेटा मापन क्या है, ठीक है। डेटा किसके द्वारा मापा जाता है ये आपको बताना है। साथ में जो बीट है ये सब क्या है, सब यूनिट है, सब इकाइयां हैं जिसके द्वारा क्या है तो डेटा को मापा जाता है कि वो डेटा कितना बड़ा है। तो बीट है, बाइट है, किलोबाइट है मतलब केबी है, मेगाबाइट है मतलब एमबी है, गीगाबाइट मतलब जीबी और टेराबाइट मतलब होता है टीबी। तो इन सभी का परिभाषा देते हुए इनके आपसी संबंध क्या है इसको बताना है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए ये है कि आपके लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में उस लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे तैयारी करके जा सके। चैनल पर दोस्तों नहीं है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। एक छोटा सा आपको काम करना है, वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि सारे मेजर पेपर वाले स्टूडेंट को यही पढ़ना है आपको सेक पेपर में, फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सारे मेजर पेपर वाले जितने भी आपके स्टूडेंट हैं सभी को शेयर कर दीजिएगा। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि आज का युग सूचना और प्रौद्योगिकी का युग है, मतलब आईटी का युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में डेटा का उपयोग किया जाता है। क्या कहा जा रहा है कि मोबाइल में, कंप्यूटर में, इंटरनेट में और डिजिटल उपकरणों में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में डेटा का उपयोग किया जाता है। फोटो, वीडियो, गाने, दस्तावेज और सॉफ्टवेयर सभी डेटा के रूप में संग्रहित होते हैं। सभी क्या है तो डेटा के रूप में संग्रहित होते हैं, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि कंप्यूटर में इस डेटा को सुरक्षित रखने और उसकी मात्रा को मापने के लिए विशेष इकाइयों का उपयोग किया जाता है। जैसे हम दूरी मापने के लिए मीटर और वजन मापने के लिए किलोग्राम का उपयोग करते हैं, वैसे ही
कंप्यूटर में डेटा मापने के लिए बीट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट जैसी इकाइयों का उपयोग करते हैं। तो ये सब क्या है, कंप्यूटर में जो आपने डेटा स्टोर किया है या फिर जो भी आपने डेटा देखा, इन सब चीजों को मापने का काम कौन करता है, ये सारे यूनिट करते हैं। जैसे कि बाइट हो गया, बीट हो गया, ठीक है, किलोबाइट हो गया, मेगाबाइट हो गया, गीगाबाइट, टेराबाइट, इस तरह से, ठीक है। तो ये सारे क्या है, सब यूनिट है जिसके द्वारा डेटा को मापा जाता है। जैसे हम लोग वजन मापते हैं किलोग्राम में, ठीक है, दूरी मापते हैं मीटर में, किलोमीटर। उसी तरह से जो डेटा है कंप्यूटर का वो किस में नापा जाता है, किस यूनिट में मापा जाता है, तो वो आपका होता है बाइट में, किलोबाइट में, ठीक है, इस तरह से बीट में, बाइट में, किलोबाइट में, इस तरह से, ठीक है। समझते हैं हम लोग डेटा मापन क्या है। डेटा मापन क्या है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है। कंप्यूटर में संग्रहित सूचना या फिर डेटा की मात्रा को मापने की प्रक्रिया को डेटा मापन कहा जाता है। इसको बोलते हैं डाटा मेजरमेंट। क्या बोलते हैं, डाटा मेजरमेंट। तो कंप्यूटर में जो भी आपने संग्रहित किया सूचना है या फिर जो डेटा है उसकी मात्रा को मापने की जो प्रक्रिया होती है उसी को डेटा मापन कहा जाता है, डेटा मापन कहा जाता है, ठीक है। अगर आसान भाषा में समझना चाहें, सरल शब्दों में समझे तो कंप्यूटर में डेटा कितना स्थान घेरता है, इसे मापने की प्रक्रिया को डेटा मापन कहते हैं। कंप्यूटर में आपके द्वारा जो वीडियो डाला गया है, जो आपने फोटो खिंचवाया है, जो आपका फाइल है, वो कितना जगह घेर रहा है, उसके मापने की जो प्रक्रिया होती है उसी को डेटा मापन कहा जाता है, ठीक है। डेटा मापन की सहायता से यह पता लगाया जाता है कि कोई फाइल, फोटो, वीडियो या फिर सॉफ्टवेयर कितनी मेमोरी का उपयोग कर रहा है। उदाहरण के लिए एक छोटा टेक्स्ट दस्तावेज कुछ किलोबाइट हो सकता है। जो एक छोटा सा टेक्स्ट दस्तावेज, जैसे कि ये मेरा जो पीडीएफ है, ठीक है, ये 200 केबी का होगा, 200 किलोबाइट का होगा, ठीक है। तो कुछ किलोबाइट का ये हो सकता है। एक फोटो कुछ मेगाबाइट की हो सकती है। अगर एक अच्छा कैमरा से आपने फोटो लिया है तो कुछ एमबी का हो सकता है। और एक फिल्म जो है वो कई गीगाबाइट का हो सकता है, मतलब कई बार क्या है तो कई जीबी का हो सकता है। जैसे कई, अब जितना एचडी में फिल्म को डाउनलोड करेंगे उतना ज्यादा एमबी लेगा वो, ठीक है, उतना ज्यादा जीबी लेगा। तो उसके बारे में कहा जाए एक फिल्म और जो बड़े बड़े फाइलें होती है वो कितनी जीबी में हो सकती है। तो ये आपका हो गया डेटा मापन। आगे हम लोग देखते हैं इसकी जो यूनिट्स हैं, इसके जो इकाई है। जैसे कि आपका बीट हो गया, बीट, ठीक है। बीट कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। जो सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर को नापने के लिए, कंप्यूटर में डेटा स्टोर कर नापने के लिए, वो होता है बीट। बीट शब्द बाइनरी डिजिट से बना है। इसमें केवल दो मान होते हैं, इसमें केवल दो ही मान होता है। ये बाइनरी डिजिट से बना हुआ है, मतलब जीरो और एक। बाइनरी में सिर्फ दो ही अक्षर होता है, एक होता है जीरो और एक, ठीक है। और इसी के माध्यम से कंप्यूटर सारी चीजों को समझता है। कंप्यूटर जो हमारी बातों को सुनता समझता है, वो ऐसा नहीं कि अगर हम लिखते हैं कि हिंदी गाना बजाओ तो हिंदी गाना वो थोड़ी समझता है क्या होता है। जब हम लिखते हैं हिंदी गाना तो हिंदी गाना को एच को वो अपने हिसाब से 01 में ट्रांसफर करता है, आई को अपने हिसाब से 01 में ट्रांसफर करता है, और जो सीपीयू होता है वो सारी चीजों को ट्रांसफर करता है, ठीक है। ये जो हिंदी आपने लिखा, सीपीयू इन सब चीजों को बाइनरी डिजिट में ट्रांसफर करता है, ठीक है, बदलता है। और उसके बाद वो जो कंप्यूटर हमारे बातों को समझ पाता है कि क्या बजाने के लिए कहा गया, तब जाकर के हमें वो गाना सुनाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का कोई भाषा है तो वो होता है बाइनरी डिजिट, 0 और 1 में वो भाषा को समझता है। कहा जा रहा है इसमें जो बीट है, इसका जो यूनिट है बीट, इसमें कहा जा रहा है कि बीट कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। बीट शब्द बाइनरी डिजिट से बना है। इसमें केवल दो मान होते हैं, 0 और 1। कंप्यूटर सभी प्रकार की जानकारी को 0 और 1 के रूप में समझता और संग्रहित करता है। जितना भी जानकारी कंप्यूटर में रखा गया है, जितना भी डेटा आपने संग्रहित किया है, फिर जो भी आपने कंप्यूटर से मांगा, सब कुछ वो 0 और 1 के रूप में ही समझता है और देता है हमें। इसलिए बीट कंप्यूटर की मूल इकाई मानी जाती है। कहा जा रहा है इसलिए जो बीट है वो कंप्यूटर का मूल इकाई माना जाता है, क्योंकि इसी से सब कुछ कंप्यूटर समझता बुझता है। उदाहरण के लिए यदि कंप्यूटर को कोई निर्देश दिया जाता है तो वह उसे बीट के रूप में समझता है। हम आपको शुरू में बताया कि अगर आप कंप्यूटर को बोलते हैं गाना बजाओ, तो गाना बजाओ वो थोड़ी समझता है, वो फिर उस चीज को जो आपका बीट है, जिसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम, बाइनरी डिजिट, तो उसमें वो कन्वर्ट करता है 0 और 1 में कि क्या कहा गया। जो सीपीयू है वो ये काम करता है, और फिर जाकर कंप्यूटर को बोलता है कि गाना बजाने के लिए कहा जा रहा है तो गाना बजाओ, इस तरह से होता है, ठीक है। दूसरा जो इसका यूनिट है वो है बाइट। क्या है, बाइट। 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। अगर 8 बिट होगा तो इक्वल टू होगा 1 बाइट, ठीक है, 1 बाइट होगा, ठीक है, इस तरह से। बाइट कंप्यूटर में डेटा संग्रहण की सामान्य इकाई होते हैं। जो डेटा संग्रहण इसका सामान्य इकाई होता है, छोटा सा मतलब थोड़ा सा बड़ा। 1 बाइट में सामान्यतः एक अक्षर या फिर चिन्ह संग्रहित किया जा सकता है। अगर आप ए लिखते हैं तो वो 1 बाइट के बराबर होगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि उदाहरण के लिए यदि हम अंग्रेजी का अक्षर ए लिखते हैं तो उसे संग्रहित करने के लिए लगभग 1 बाइट की आवश्यकता होती है, मतलब 8 बीट, ठीक है। 1 बाइट मतलब क्या, 8 बीट। बाइट का उपयोग छोटे डेटा को मापने के लिए किया जाता है। जो छोटे डेटा है, जैसे कॉमा देते हैं आप लोग, बिंदु देते हैं, 1 2 लिखते हैं, एक ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, उसको मापने के लिए क्या है तो बाइट है। अब तीसरा जो यहाँ पर यूनिट है, जो तीसरा यूनिट जो इकाई है वो है किलो बाइट, जिसको बोलते हैं केबी, किलो बाइट, ठीक है। तो 1024 बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनाते हैं। 1024 जब बाइट मिलेगा तब जाकर वो 1 केबी बनेगा, ठीक है। 1 केबी में तो हमारा इंटरनेट चलता भी नहीं है, तो 1 केबी वो बनता है। किलो बाइट का उपयोग
छोटे दस्तावेजों और टेक्स्ट फाइलों को मापने के लिए किया जाता है। जैसे आपके जो छोटे छोटे फाइल हैं, जैसे आपने कुछ लिखा, किसी को मैसेज किया, कोई जो पीडीएफ आपने बनाया उसको वहां पर रखा है, तो वो केबी में होता है। तो उसको छोटे जो दस्तावेज, उसको टेक्स्ट फाइलों को मापने के लिए किया जाता है वो कितना केबी का है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, एक साधारण टेक्स्ट फाइल, जो एक साधारण टेक्स्ट फाइल आपने बनाया है, ठीक है, उसको मापने के लिए केबी का उपयोग करते हैं। एक छोटा नोट दस्तावेज, जो आपने एक छोटा सा नोट्स बनाया, उसको मापने के लिए केबी का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर कुछ केबी का होता है, सब क्या है तो कुछ केबी का ही होता है, या बाइट से बड़ी इकाई होती है। पहले होता है बीट, फिर बाइट और फिर होता है किलोबाइट, ठीक है। अगला जो इसका यूनिट है डाटा मैपन का, वो है मेगाबाइट, जिसको बोलते हैं हम लोग एमबी, ठीक है, एमबी आप लोग समझते होंगे। तो 1024 किलोबाइट मिलकर 1 मेगाबाइट बनाते हैं। 1024 जब आपका केबी होगा तब जाकर के वो 1 एमबी के बराबर हो पाएगा। तो मेगाबाइट का उपयोग बड़ी फाइलों को मापने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि फोटो हो गए, गाने हो गए, या फिर पीडीएफ, अक्सर एमबी में मापी जाती है। ये सब क्या है, क्योंकि ये बड़ी फाइल है छोटी, ठीक है, कुछ बड़ी फाइल है। जैसे कि फोटो हो गया, हम लोग कैमरा से फोटो लेते हैं तो 2 एमबी, 4 एमबी, 5 एमबी का फोटो रहता है। गाना कोई अपलोड, कैसे गाना सुनते हैं, गाना डाउनलोड करते हैं तो 4 एमबी, 5 एमबी, 10 एमबी का रहता है। वीडियो डाउनलोड कर ले तो 100 एमबी, 200 एमबी का। अगर पीडीएफ फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो भी कुछ एमबी में रहता है, 2 एमबी, 4 एमबी, ठीक है। तो हम लोग इसमें एमबी में मापते हैं। कहा जा रहा है कि अक्सर एमबी में मापी जाती है। यदि किसी मोबाइल में 5 एमबी की फोटो है तो इसका अर्थ है कि वह फोटो काफी अधिक मेमोरी का उपयोग करे, क्योंकि आप सोचिए पहले वो बीट में था, ठीक है, क्या था वो बीट में था, और बीट में कितना होता है, और 8 बीट जब मिलता है तब वो होता है बाइट। समझिए, सबसे छोटा क्या था, बीट, जिसमें 0 और 1 से क्या तो कंप्यूटर चीजों को समझ रहा था, मतलब 0 वाले चीजों को। फिर आता है आपका बाइट। बाइट क्या होता है, तो बीट से थोड़ा सा छोटा होता है, मतलब 8 बीट मिलकर 1 बाइट बनाता है। और फिर जो बाइट है वो 1024 बाइट मिलकर 1 केबी बनाता है, 1 किलो बाइट बनाता है। और फिर वो क्या करता है, जब 1024 केबी मिलता है तब जाकर के 1 एमबी बनता है। आप सोचिए कि एमबी कितना बड़ा होता है, अगर 5 एमबी का कोई चीज है तो कितना बड़ा होगा, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं, इसका जो अगला यूनिट है वो है गीगाबाइट, ठीक है, जीबी। 1024 मेगाबाइट मिलकर के 1 गीगाबाइट बनाते हैं, मतलब 1 जीबी बनाते हैं। गीगाबाइट का उपयोग बहुत बड़ी फाइलों और स्टोरेज क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारा जो मोबाइल का स्टोरेज होता है, जो कंप्यूटर का स्टोरेज होता है, उसको मापने के लिए करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए मोबाइल की मेमोरी, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क, जो आपका स्टोरेज होता है, फिल्मों और सॉफ्टवेयर अक्सर जीबी में मापे जाते हैं। जो फिल्म होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो कैसे मापा जाता है, तो जीबी में मापा जाता है। जो बड़ी बड़ी मेमोरी, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजों को रखा जा सकता है। कहा जा रहा है कि यदि किसी मोबाइल में 128 जीबी स्टोरेज है तो उसमें बड़ी मात्रा में डाटा संग्रहित किया जा सकता है। 128 जीबी का मतलब समझ सकते हैं, बहुत चीज आप रख सकते हैं। 5 से ज्यादा वीडियो रख सकते हैं, 5000 से ज्यादा फोटो रख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें क्या है तो स्टोरेज रख सकते हैं। फिर आपका जो अगला यूनिट आता है डाटा मापन का, वो आता है टेराबाइट, जो सबसे बड़ा क्या है तो यूनिट है। क्या है, टेराबाइट। 1024 गीगाबाइट मिलकर 1 टेराबाइट बनाते हैं। मतलब अगर 1024 जीबी होगा तब जाकर 1 टीबी होगा वो, ठीक है, टेराबाइट होगा। टेराबाइट बहुत बड़ी डाटा इकाई होती है। इसका उपयोग बड़े सर्वर, डाटा सेंटर और विशाल स्टोरेज उपकरणों में किया जाता है। जैसे कि बड़े बड़े ऑफिस में इसका स्टोरेज कह सकते हैं, इसका जो कह सकते हैं इसका उपकरण का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बैंक में, जो बड़े बड़े बैंक होते हैं वहां पर टीबी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो उतने पूरे कैसे जो पूरा क्षेत्र का लोग वहां पर खाता खुला रहा है, लेन देन का हिसाब हो रहा है, तो उतना जगह में उसको भरना पड़ रहा है, तो उसको टीबी बनाया जाता है, ठीक है, मतलब कह सकते हो जो डाटा है वो टीबी में रखा जाता है। बड़े बैंक में, कंपनियों के बड़े बड़े सर्वर में क्लाउड स्टोरेज, ठीक है, अक्सर टीबी में मापे जाते हैं। जो क्लाउड स्टोरेज है वो सब क्या है तो टीबी में रहते हैं, ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा डाटा को संग्रहित किया जा सके। जैसे आपका बैंक हो गया तो वहां पर बहुत ज्यादा डाटा को संग्रहित करना पड़ता है, तो सब किसमें होता है, टीबी में होता है। यदि किसी हार्ड डिस्क की क्षमता 1 टीबी है तो उसमें लाखों फोटो और हजारों वीडियो सुरक्षित रखे जा सकते हैं। जैसे अगर आप लोग लैपटॉप लेते हैं तो उसमें 16 टीबी रहता है, ठीक है, मान लीजिए 16 टीबी, 1 टीबी का, 5 टीबी का, 8 टीबी का है, तो वो क्या है, उसमें लाखों लाखों क्या तो फोटो रख सकते हैं, हजारों क्या तो वीडियो को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इतना ज्यादा डाटा वहां पर संग्रहित कर सकते हैं। ये सब क्या है तो सब डाटा मापन का सब इकाई है, ठीक है, ये आपको बताने के लिए कहा गया था। आगे दोस्तों आपके क्वेश्चन में ये कहा गया था कि डेटा इकाइयों का आपसी संबंध बताइए। तो डेटा इकाइयों का हम लोग यहाँ पर आपसी संबंध देखेंगे, ठीक है। कंप्यूटर में सभी डेटा इकाइयां एक दूसरे से जुड़ी होती है। छोटी इकाई मिलकर बड़ी इकाई बनाती है। पहले बिट होता है, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, ठीक है, इस तरह से। इनका संबंध निम्न प्रकार है। 1 बाइट में 8 बिट होता है। कितना होता है, 1 बाइट में 8 बिट होता है, ठीक है, मतलब 8, अगर 8 बिट होगा तब जाकर 1 बाइट वो कहलाएगा। फिर होता है 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है, मतलब 1024 बाइट होगा तब जाके 1 केबी होगा। फिर है 1 मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट, ठीक है, 1024 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट होगा तब जाके वो 1 एमबी कहलाएगा, ठीक है, 1024 केबी होगा तब 1 एमबी कहलाएगा।
फिर 1 GB, 1 GB तब होगा जब 1024 MB रहेगा। फिर होगा 1 TB, 1 TB तब होगा जब 1024 GB आपके स्टोरेज रहेगा तब, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे डेटा की मात्रा बढ़ती है, बड़ी इकाइयों का उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे डेटा का मात्रा बढ़ता है उसी तरह से बड़ी इकाइयों का उपयोग किया जाता है। अगर छोटी चीजें हैं, एक अक्षर लिख रहा है तो आपने बाइट में लिख लिया, अगर कोई छोटा सा फाइल है तो उसको किलोबाइट में कर लिया, अगर उससे बड़ा फाइल है तो उसको मेगाबाइट में कर लिया, इस तरह से। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं डेटा मापन का महत्व। डेटा मापन का महत्व क्या है? कहा जा रहा है कि डेटा मापन का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि इसकी सहायता से हम यह पता चलता है कि कोई फाइल कितनी मेमोरी ले रही है और किसी स्टोरेज डिवाइस में कितना डेटा सुरक्षित रखा जा सकता है। डेटा मापन का महत्व क्या है? तो जैसे हमारा फोन है तो 128 GB का स्टोरेज, तो उसमें समझते हैं हम लोग कि कितना इसमें हम जो डाटा है उसको स्टोर कर सकते हैं। तो इससे हमें मापने में सहायता मिल सकता है। मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट की गति तथा स्टोरेज क्षमता को समझने के लिए डेटा मापन आवश्यक है। यदि उपयोगकर्ता को डेटा इकाइयों की जानकारी हो तो वह अपनी आवश्यकता के अनुसार सही स्टोरेज डिवाइस चुन सकता है, ठीक है। तो ये इसका एक महत्व है। आगे हम लोग देख लेते हैं दैनिक जीवन में डेटा मापन का उदाहरण। मोबाइल की रैम और स्टोरेज को जीबी में मापा जाता है। इंटरनेट डेटा प्लान एमबी और जीबी में दिए जाते हैं। फोटो और गाने एमबी में मापे जाते हैं। हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव जीबी या फिर टीबी में मापे जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि डेटा मापन का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में लगातार होता है। जैसे हम लोग का इंटरनेट जो है, जो हम लोग रिचार्ज कराते हैं वो जीबी में मिलता है। जो हम लोग दिन भर में कोई चीज को डाउनलोड करते देखते हैं वो सब क्या होता है, सब एमबी में होता है, केबी में होता है, ठीक है। जो हमारा रैम होता है वो हम लोग जीबी में, कितना रैम है, 8 GB रैम है, 4 GB रैम है, 16 GB रैम है, ठीक है। या फिर जो हमारा स्टोरेज होता है उसको हम लोग जीबी में नापते हैं। तो ये सब क्या है, सब हमारे दैनिक जीवन का क्या, सब उदाहरण हम लोग दैनिक जीवन में सारी चीजों को यूज करते हैं। आगे दोस्तों हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि डेटा मापन कंप्यूटर प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है। बीट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट डेटा मापने की प्रमुख इकाइयां हैं। इनकी सहायता से डेटा की मात्रा और स्टोरेज क्षमता को मापा जाता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों के बढ़ते उपयोग के कारण डेटा मापन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। आज के समय में क्या है, तो जो कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, डिजिटल उपकरणों का जो उपयोग बढ़ गया है, इसके कारण जो डेटा मापन है उसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो इस तरह से आप लोग एक छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पर लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग आपके सेक पेपर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं कि फाइलों और फोल्डरों के प्रबंधन पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। फाइलों और फोल्डरों का प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट पर एक संक्षिप्त नोट लिखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपका जो सेक पेपर है, सारे मेजर पेपर वाले स्टूडेंट को एक ही चीज पढ़ना है सेक पेपर में, फंडामेंटल ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आप लोग सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अभी तक इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और जब वीडियो को देख लीजिएगा तब अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना है। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि फाइलों और फोल्डरों के प्रबंधन पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। फाइल क्या होता है, फोल्डर क्या होता है, पहले हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। फाइल जो होता है एक छोटा होता है, ठीक, मतलब छोटा चीज होता है जहां पर हम लोग गाना रख सकते हैं, वीडियो रख सकते हैं, फोटो रख सकते हैं। लेकिन जो फोल्डर होता है वो इस फाइलों का फाइल होता है। मतलब समझिए कि जो फोल्डर होता है वो एक बैग की तरह होता है, ठीक है। एक बैग की तरह होता है जहाँ पर कई सारे फाइलों को बनाया जा सकता है, कई तरह के फाइल को बनाया जा सकता है। जैसे गाना वाला फाइल अलग, वीडियो वाला फाइल अलग, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वाला फाइल अलग, ठीक है। इस तरह से फोटो वाला फाइल अलग, पीडीएफ वाला फाइल अलग, इस तरह से बहुत सारे फाइल बनाए जा सकते हैं फोल्डरों में। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इसमें क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार की जानकारी जैसे कि दस्तावेज, फोटो, वीडियो, गाने और सॉफ्टवेयर सुरक्षित रखे जाते हैं। यदि इन सभी डेटा को व्यवस्थित तरीके से ना रखा जाए तो आवश्यक फाइलों को ढूंढना कठिन हो जाता है। जो जरूरी फाइल है उसको ढूंढना कठिन हो जाता है अगर उस चीज को व्यवस्थित ना रखा जाए। इसी समस्या को दूर करने के लिए फाइल और फोल्डर का उपयोग किया जाता है। और ये जो समस्या है, ताकि चीजों को ढूंढने में समस्या ना हो, इसको दूर करने के लिए फाइल और फोल्डर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फाइलों और फोल्डरों का सही प्रबंधन कंप्यूटर को व्यवस्थित रखने में सहायता करता है तथा समय की बचत करता है। अगर फाइल और फोल्डर का सही से प्रबंधन करें, उसका मैनेजमेंट सही से करें, तो कंप्यूटर को व्यवस्थित रखा जा सकता है और समय की बचत होगी। जो भी हमें चाहिए तुरंत हम लोग खोज लेंगे, ठीक है। पहले दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं फाइल क्या होता है। इस तरह से आपके आंसर को भी लिखना है आपके एग्जाम में कि फाइल क्या होता है। कंप्यूटर में संग्रहित किसी भी प्रकार की जानकारी को फाइल कहा जाता है। अब किसी भी प्रकार की जानकारी रखते हैं कंप्यूटर में, वो फाइल होता है। जैसे कि आप लोग वीडियो रखते हैं, जैसे मान लीजिए फाइल में टेक्स्ट हो, चित्र हो, वीडियो है, गाने या फिर अन्य डेटा हो सकता है। उदाहरण में देख सकते हैं जैसे कि रिज्यूम हो गया, फोटो हो गया, सॉन्ग हो गया, सब क्या है, तो सब फाइल है, ठीक है।
प्रत्येक फाइल का एक नाम और प्रकार होता है। प्रत्येक फाइल का क्या है, तो नाम होता है, जैसे सॉन्ग वाला फाइल, ठीक है। फिर हम लोग लिखते हैं हिंदी सॉन्ग, फिर हम लोग लिखते हैं खोटा सॉन्ग। तो सब क्या फाइल है। अगर आप हिंदी सॉन्ग को खोलेंगे, जो हिंदी सॉन्ग वाला फाइल उसको खोलेंगे, सब हिंदी सॉन्ग आ जाएगा जो भी आपने स्टोर कर रखा हो, जिससे उसे पहचाना जाता है। सभी का क्या है, तो नाम और प्रकार, जिससे उसको पहचाना जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों फोल्डर क्या होता है, ठीक है, कि फोल्डर किसे कहते हैं। कहा जा रहा है कि फोल्डर वह स्थान होता है जहां कई फाइलों को एक साथ व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। जहां पर कई सारे फाइलों को एक साथ व्यवस्थित रखा जाता है उसको बोलते हैं फोल्डर। यह बिल्कुल अलमारी या फिर बैग की तरह कार्य करता है, जिसमें अलग अलग वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। इसमें क्या, तो अलग अलग वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे कि फोटो फोल्डर हो गए तो इसमें आप फोटो रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर हो गए तो इसमें डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, म्यूजिक फोल्डर हो गया तो इसमें क्या है, तो म्यूजिक रख सकते हैं। अगर मान लीजिए म्यूजिक फोल्डर है तो आप म्यूजिक में खोटा म्यूजिक अलग रख सकते हैं, अलग फाइल बना सकते हैं, हिंदी फाइल अलग बना सकते हैं, नागपुरी अलग बना सकते हैं, ठीक है, भोजपुरी अलग बना सकते हैं, अंग्रेजी अलग बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फाइल बना सकते हैं आप एक फोल्डर में, तो इसको बोलते हैं फोल्डर। और वो जो उसके अंदर होता है उसको बोलते हैं फाइल, ठीक है। कहा जा रहा है कि फाइलों और फोल्डरों का प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को फाइल एवं फोल्डर प्रबंधन कहा जाता है। जब हम लोग फाइलों को और फोल्डरों को व्यवस्थित करते हैं, उसको मैनेजमेंट करते हैं, तो जो प्रक्रिया है उसी को फाइल एवं फोल्डर प्रबंधन कहा जाता है, फाइल और फोल्डर मैनेजमेंट कहा जाता है। समझते हैं हम लोग। नई फाइल और फोल्डर बनाना, इसके लिए क्या है, तो नई फाइल और फोल्डर बनाना पड़ता है। कंप्यूटर में आवश्यकता के अनुसार नई फाइल और नए फोल्डर बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि उसका मैनेजमेंट किया जा सके। इससे अलग अलग प्रकार की जानकारी को अलग अलग स्थान पर रखा जा सकता है। इससे क्या होगा, अलग अलग प्रकार की जो जानकारी है उसको अलग अलग रखा जा सकता है, अलग अलग स्थान पर रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए पढ़ाई की सामग्री को स्टडी नाम के फोल्डर में रखा जा सकता है। जितना भी पढ़ाई का सामग्री है एक फोल्डर बना देंगे स्टडी, और इसके अंदर बहुत सारे स्टडी वाली चीजों को रख देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें पहचानने में मदद मिलेगा। तो नई फाइल और फोल्डर बनाना। दूसरा है फाइल को सेव करना। अब जो आपने फाइल बनाया उसको सेव करना। कार्य पूरा होने के बाद फाइल को सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। यदि फाइल सेव नहीं की जाए तो कंप्यूटर बंद होने पर डेटा मिट सकता है। अगर कंप्यूटर बंद हो गया तो जो भी आपने वहां पर सेव करने के लिए रखा था वो उड़ जाएगा। फाइल को सही नाम देकर उचित स्थान पर सेव करना चाहिए ताकि बाद में उसे आसानी से खोजा जा सके, ठीक है। तो फाइलों को सेव करना, इससे हम लोग क्या देखेंगे, सब फाइल और जो आपको फोल्डर मैनेजमेंट है किस तरह से किया जाता है। तीसरा है फाइल और फोल्डर को कॉपी और मूव करना। फाइल और फोल्डर को कॉपी और मूव करना। कॉपी करने से फाइल की एक अतिरिक्त प्रति बन जाती है, जबकि मूव करने से फाइल एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। अगर आप मूव करेंगे तो वही चीज जो है दूसरी जगह पर चला जाएगा, लेकिन अगर आप कॉपी करेंगे तो जो चीज यहाँ पर है वो तो रहेगा ही, लेकिन वो क्या होगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, डुप्लीकेट होकर के दूसरी जगह भी चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस सुविधा की सहायता से डेटा को आसानी से व्यवस्थित किया जा सकता है। और ये जो सुविधा है कॉपी और मूव का, इससे क्या होता है, जो डेटा है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है। चौथा जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है फाइल और फोल्डर का नाम बदलना। हम लोग फाइल और फोल्डर का नाम बदल सकते हैं। कभी कभी फाइल या फिर फोल्डर का नाम बदलने की आवश्यकता होती है, इसे रिनेम कहा जाता है। इसे क्या करते हैं, जैसे फाइल और फोल्डर का हम लोग कोई नाम देते हैं, जैसे पहले आप कोई फाइल बनाते तो XYZ 1 2 3 4 XW इस तरह से कुछ लिखा हुआ रहता है। तो हम लोग जिसके लिए वो फाइल बनाए, जिसके लिए वो फोल्डर बनाए, वो नाम दे देते हैं। अगर गाना के लिए बनाए तो वहाँ पर गाना लिख देते हैं, तो उसको बोलते हैं रिनेम करना। उचित नाम रखने से फाइल को पहचाना और ढूंढना आसान हो जाता है, ठीक है। जो उचित नाम रखते हैं तो फाइल को ढूंढना आसान हो जाता है। पांचवा यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है फाइल और फोल्डर हटाना। फाइल और फोल्डर को हटाना, डिलीट करना। अनावश्यक फाइल और फोल्डरों को डिलीट किया जा सकता है। इससे कंप्यूटर की मेमोरी खाली होती है और सिस्टम व्यवस्थित रहता है। डिलीट की गई फाइल सामान्यतः रिसाइकल बिन में चली जाती है, और जो अपने फाइल डिलीट की वो रिसाइकल बिन में चली जाएगी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फाइल और फोल्डर किस तरह से व्यवस्था कह सकते हैं, किस तरह से उसका मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, किस तरह से क्या तो उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। प्रबंधन किस तरह से उसका करते हैं उसके बारे में हम लोग नोट लिख रहे हैं। तो छठा जो पॉइंट है वो है फाइलों को खोजने की सुविधा। और उसका हम लोग प्रबंधन करते हैं तो फाइलों को खोजने में सुविधा हम लोग को मिलता है। कंप्यूटर में सर्च विकल्प की सहायता से आवश्यक फाइलों को जल्दी खोजा जा सकता है। अब डायरेक्ट सर्च करेंगे तो वो फाइल आपको नजर आ जाएगा। यदि फाइलें सही तरीके से व्यवस्थित हो तो उन्हें ढूंढने में कम समय लगता है। तो फाइलों को खोजने की सुविधा हमें मिलता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो है बैकअप बनाना। महत्वपूर्ण फाइलों की सुरक्षा के लिए उनका बैकअप बनाना आवश्यक होता है। बैकअप की सहायता से डेटा खराब होने या फिर मिटने पर दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, अगर बैकअप होगा तो। जैसे कि पेन ड्राइव में किया जा सकता है, हार्ड डिस्क में किया जा सकता है, फिर क्लाउड स्टोरेज में किया जा सकता है, ठीक है। तो बैकअप बनाना, इस तरह से हम लोग फाइल मैनेजमेंट कर सकते हैं। जो फाइल और फोल्डर उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं फाइल और फोल्डर प्रबंधन का महत्व, कि इसका महत्व क्या है अगर फाइल और फोल्डर हम लोग मैनेज करते हैं तो। फाइल और फोल्डर प्रबंधन का महत्वपूर्ण महत्व जो है बहुत अधिक है, क्योंकि इसकी सहायता से डेटा सुरक्षित और व्यवस्थित रखता है। इससे क्या है तो जो फोल्डर है उसका
डेटा सुरक्षित रहता है। ठीक है, यह समय की बचत करता है तथा आवश्यक जानकारी को जल्दी प्राप्त करने में सहायता करता है। विद्यालय, बैंक, कार्यालय और व्यापारिक संस्थानों में बड़ी मात्रा में डेटा को व्यवस्थित रखने के लिए यह अत्यंत आवश्यक होता है, जो आपका फाइल और फोल्डर मैनेजमेंट है। तो इस तरह से हम लोग इसका फाइल और फोल्डर को मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसमें नोट लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर टिप्पणी लिख सकते हैं। निष्कर्ष में इस तरह से लिख सकते हैं कि फाइल और फोल्डर प्रबंधन कंप्यूटर प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसकी सहायता से डेटा को सुरक्षित, व्यवस्थित और आसानी से उपयोग योग्य बनाया जा सकता है। नई फाइल बनाना, सेव करना, कॉपी करना, मूव करना और बैकअप बनाना फाइल प्रबंधन के मुख्य कार्य हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर का प्रभावी उपयोग करने के लिए फाइल और फोल्डर प्रबंधन ज्ञान आवश्यक हो गया। ठीक है, अत्यंत आवश्यक हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग एक नोट लिख सकते हैं फाइल और फोल्डर के लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। जब भी इस तरह से सिलेबस रहता है तब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन करा दिया गया। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार 5 नंबर में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए करा दिया गया। आपको एक इंपॉर्टेंट बता दें कि आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बनाए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात कि आपके जितने भी दोस्त हैं, चाहे उसका पेपर चाहे कुछ भी हो, मेजर पेपर उनका चाहे कुछ भी हो, सभी को सेक पेपर है फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ना है। तो अपने दोस्तों में इसको दबा के शेयर कीजिए, पूरा शेयर कीजिए। ठीक है, जितना हो सके अपने दोस्तों में सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग तैयार करके जा सके। मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।